अगर आप उन लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं, भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो हमारे लिए एक अवतार है। अगर आप ये मानते हो कि प्रधानमंत्री मोदी जो करते हैं वो सही है और वो हमेशा सही ही करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो को हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप सही मायने में देश की परवाह करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है और ये सारे इंसिडेंट सिर्फ एक ही ओर इशारा करते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म होते जा रही है और धीरे धीरे हमारा देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। अब आप कहोगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे देश में वोट डालने का अधिकार है, हम जिस पार्टी को चाहे उस पार्टी को वोट डालकर जिता सकते हैं। लेकिन सिर्फ वोट का अधिकार होने से कोई देश डेमोक्रेटिक नहीं हो जाता। इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया और रशिया में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर जब आप सरकार के चुने हुए नेता को वोट नहीं डालोगे तो आपको एंटी नेशनलिस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आपके प्रॉपर्टीज जॉब खतरे में आ जाएंगे। बात अगर डेमोक्रेसी शब्द की है तो डेमोक्रेसी शब्द नॉर्थ कोरिया के नाम में भी आता है। नॉर्थ कोरिया को DPRK करके पुकारा जाता है वहाँ की सरकार के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। लेकिन है तो ये देश एक डिक्टेटरशिप ही। सिमिलरली रशिया को भी डिक्टेटरशिप कंसिडर किया जाता है, लेकिन वोट्स वहाँ पर भी होते हैं। तो इससे एक बात आपको साफ हो जानी चाहिए, सिर्फ इलेक्शंस होने का मतलब ये नहीं कि वो देश डेमोक्रेटिक देश है। इलेक्शंस फ्री और फेयर भी होने चाहिए। पब्लिक को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो किसी भी पार्टी को अपना वोट दे सके। हाल ही में चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर इलेक्शंस हुई। इसमें आप और कांग्रेस पार्टी मिलकर एक अलायंस बनाते हैं, जिससे उनके टोटल 20 वोट बनते हैं आउट ऑफ 35। लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने आप और कांग्रेस के 8 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और ये जो इलेक्शन फ्रॉड है वो CCTV कैमरे में कैप्चर हो गया और इलेक्शंस का रिजल्ट ये आया कि BJP जीत गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस इलेक्शंस को बचा लिया, लेकिन जरा सोचिए अगर क्या होता वहाँ पर CCTV कैमरा ना होता और वैलिड पेपर ना होते तो क्या चोरी पकड़ी जाती? ये सिर्फ एक उदाहरण है। फरवरी 2024 3 अनजान लोगों ने पुणे के सस्वात तहसील की ऑफिस से EVM की कंट्रोल यूनिट्स चुरा ली। इससे आप सोच सकते हो हमारे इलेक्शंस कितने फ्री और फेयर हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए पूरे देश में। लेकिन पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन को कई बार अक्यूज किया गया है कि वो पार्शियल और बायस्ड है। प्रशांत किशोर का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन BJP की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि उन्होंने आज तक इतना पार्शियल और बायस्ड इलेक्शन कमीशन नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश की है, जिससे फायदा सीधा BJP को हो। पॉलिटिकल कैंपेन्स में इंडियन आर्मी का नाम यूज करके वोट्स नहीं मांग सकते, इसकी इजाज़त इलेक्शन कमीशन नहीं देता। लेकिन PM मोदी ने 2019 में एक इलेक्शन कैंपेन में बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे उन शहीदों के नाम पर जो पुलवामा अटैक में शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी की सेना कह दिया। अब इस चीज को लेकर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट करी गई तो 21 दिन तक इस पर एक्शन नहीं लिया गया और 21 दिन के बाद क्लीन चिट दे दी गई। रूल्स को वायलेट करने के बाद भी क्लीन चिट, और ये सिर्फ एक क्लीन चिट नहीं है, PM मोदी को 4 अलग अलग केसेस में क्लीन चिट मिल चुकी है। उमा भारती ने एक बार कहा था इलेक्शंस एक चॉइस है बैड और वर्स्ट के बीच, और ये बात सही भी है। प्रॉब्लम सिर्फ इलेक्शंस का नहीं है। अगर किसी स्टेट में अपोजिशन सरकार बन जाती है तो उसे गिरा दिया जाता है। कई बार BJP पर एलिगेशंस लगे हैं हाउस ट्रेडिंग के। बार बार ये कहा गया है कि BJP अपोजिशन के MLAs को एक रिजॉर्ट में ले जाती है और उनका मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। ऐसी चीजों में इन्वेस्टिगेशन करने का काम है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, लेकिन सारे एजेंसीज एक ही पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर नाचे तो इन आरोपों को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? पैसों का लालच देकर MLAs का मुंह बंद करवाना सिर्फ एक तरीका है। अगर इससे नहीं माना कोई MLA तो दूसरा तरीका है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ED का इस्तेमाल करना। पिछले साल 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने कंप्लेंट करी थी कि कैसे सरकार ED और CBI का इस्तेमाल कर रही है अपोजिशन के खिलाफ। इन्होंने बताया है कि 3000 से ज्यादा रेड्स करी गई है पॉलिटिकल लीडर्स पर। अगर इसे आप 2014 से कंपेयर करें तो 4 गुना का जंप देखने को मिला है और ये 95% रेड्स अपोजिशन पार्टी के खिलाफ है। जब कोई पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगते हैं और वो BJP ज्वाइन कर लेता है तो उसके सारे चार्जेस मिटा दिए जाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जब वो कांग्रेस में थे पहले उन पर आरोप लगा था शारदा चिट फंड स्कैम का, लेकिन 2015 में जब उन्होंने BJP ज्वाइन करा तो सारे एलिगेशंस हट गए। लिस्ट बहुत लंबी है जिन्होंने BJP वॉशिंग मशीन में घुसे और सारे केसेस उनके मिट गए, जैसे जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, येदियुरप्पा, प्रवीण दारेकर, हार्दिक पटेल, अजित पवार। ये तो सिर्फ कुछ ही नेताओं के नाम हैं। ऐसे कई सारे नेता हैं जो अपना इमेज व्हाइट वॉश करवाने के लिए BJP ज्वाइन हो गए। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि BJP में पूरे क्रिमिनल लीडर्स भरे पड़े हैं और जो नेता BJP ज्वाइन करने से मना कर देता है उन पर ED चार्जेस लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन स्टेट्स में अपोजिशन पार्टी रूल करती है वहाँ उनके कामों में इंटरफियर किया जाता है गवर्नर्स के द्वारा। CM केजरीवाल ने कहा है कि LG उन्हें अपना काम करने नहीं दे रही
और इस चीज को लेकर दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार के फेवर में फैसला सुनाया था। लेकिन इस फैसले के तुरंत बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया कानून ले आई दिल्ली गवर्नमेंट से पावर छीनने के लिए। JNCTD, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसका इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कई सारे पावर जो दिल्ली सरकार के पास थे वो LG को ट्रांसफर कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, पब्लिक से प्रोटेस्ट करने का राइट भी छीनता जा रहा है। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो आपका स्वागत टीयर गैस से करा जाएगा, आपको रबर बुलेट से स्वागत किया जाएगा। हाल ही में किसानों ने और एक प्रोटेस्ट करा तो सरकार ने उनका स्वागत नोकीले कीलों से करा। कुछ जगहों पर सड़कों को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया था, मानो ऐसा लग रहा था कि ये कोई चाइना और इंडिया का बॉर्डर है। फिर किसानों पर टीयर गैस फेंकी गई, रबर बुलेट से मारा गया, मानो ये कोई वार जोन हो। रबर बुलेट्स लगने की वजह से 3 किसान अंधे हो गए। कुछ महीनों पहले रेस्लर्स ने भी प्रोटेस्ट करा था, वहाँ पर भी पुलिस का वही बर्ताव देखा गया। पिछले फार्मर प्रोटेस्ट में भी कितने ही फार्मर्स की जान चली गई। एक आर्टिकल के दौरान 600 फार्मर्स मारे गए थे फार्मर प्रोटेस्ट में। ये वो प्रोटेस्ट है जो हमें सुनने को मिले, क्योंकि ये इंसिडेंट्स कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गए थे। लेकिन ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट हुए सरकार के खिलाफ जिसे मीडिया आज तक हमें नहीं दिखाया, क्योंकि मीडिया पहली वाली मीडिया नहीं रही। मीडिया को डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है, लेकिन आज ये पिलर पूरी तरह से गिर चुका है। मीडिया का काम होता है जो हमारे देश में हो रहा है उसे दिखाना, लोगों की क्या मांग है उसे रूलिंग पार्टी के आगे रखना। लेकिन मीडिया आज क्या कर रही है? अगर आप कौन सा भी न्यूज़ चैनल उठाकर देख लो, उसमें एंकर सिर्फ मोदी का ही गुण गाते हुए दिखेंगे। मणिपुर 77 दिन तक जलता रहा, कोई मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। मीडिया अंबानी की प्री वेडिंग को 1 हफ्ते तक कवरेज देगी, लेकिन लद्दाख में 1 महीने से चल रहे प्रोटेस्ट को कोई भी नहीं दिखाएगा। देश के हालात कैसे हैं वो हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहे हैं, लेकिन देश की मीडिया तो PM मोदी के ही गुण गाने में लगी हुई है। इनको फुर्सत ही कहाँ देश के हालात को कवर करने की। बीजेपी के स्पोक पर्सन को अपनी पार्टी को डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मीडिया खुद बीजेपी की स्पोक पर्सन बनकर बीजेपी को डिफेंड कर रही है। इतना डिफेंड कर रहे हैं कि बढ़ती बेरोजगारी को लेकर यूथ को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रही है। यह हमारे आज की मीडिया है जो सच को दिखाने के बजाय सच को दबाने का काम करती है। उन सारे चीज़ों को जनता के आगे आने ही नहीं दिया जाता जो चीज़ें सरकार कर रही है। मीडिया पब्लिक को मैनिपुलेट करने का काम कर रही है, ये दिखाकर कि मोदी के अलावा कोई और PM बनने के लायक ही नहीं। सरकार के काले कारनामों को जनता के आगे ही आने नहीं दिया जाता मीडिया के द्वारा। अब इन सारे चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है? क्या हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं या फिर ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है? इसका जवाब आप कमेंट में देना। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो इंडिया नॉर्थ कोरिया और रशिया बनने में देर नहीं लगेगी, जिसमें डेमोक्रेसी सिर्फ नाम में ही रह जाएगी।